नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 1 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट्स डजंट वर्क हार्ड। ये कहा जाता है कि हर आदमी में अलग अलग टैलेंट होता है और कोई टैलेंट की क्या है, महान प्रतिभा भी होती है। लेकिन क्या है, किसी में अगर टैलेंट भी नहीं होता है लेकिन ये क्या कंसिस्टिव का अपना हार्ड वर्क करता रहता है। और जिसके अंदर टैलेंट है और वो क्या है, अपने टैलेंट के भरोसे बैठा रहता है, वो अगर काम नहीं करता है, हार्ड वर्क नहीं करता है, तो ये हमेशा होता है कि जब खरगोश में टैलेंट भले ही हो लेकिन वो जब आराम करने बैठ जाता है ना, और एक निरंतर चाल चलने वाला कछुआ रेस जीत जाता है। तो हमेशा याद रखो कि टैलेंट होना सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, आपको उस टैलेंट के साथ साथ क्या है, रेगुलर काम भी करना है। तो यही है, अगर आप रेगुलर काम करना छोड़ दोगे, रेगुलरिटी छोड़ दोगे अपना, तो जो जिसके पास टैलेंट नहीं है लेकिन वो क्या है, अपना रेगुलर कर रहा है, तो अगर रेगुलर काम कर रहा है तो आप याद रखना कि उसके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। और एक्सपीरियंस के बाद वो धीरे धीरे क्या है, सब कुछ जो स्किल डेवलप कर लेता है। तो ठीक है, तो उसको अगर रेगुलर कोई काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसके अंदर टैलेंट आने में टाइम नहीं लगता है फिर। तो हमेशा याद रखिए कि अगर टैलेंट है भी नहीं भी है तो आप हमेशा कंजिक्यूटिव एक काम कंटिन्यू करते रहिए ताकि आप आगे सफलता पा सकें। तो यही है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, कि हार्ड वर्क है वो टैलेंट को भी बीट कर सकता है यदि टैलेंट हार्ड वर्क काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो हमेशा आप अपने टैलेंट के साथ साथ, अगर टैलेंट है और टैलेंट जैसे भी है, टैलेंट स्किल के साथ बढ़ता चला जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिए कि आप कंटिन्यू अपना काम जारी रखोगे, कभी भी अपने जो टाइम टेबल है, शेड्यूल से है, उससे इधर उधर भटकोगे नहीं। अगर कभी होता है तो उसको आपको कवर करना है। ठीक है, तो हमेशा एक रेगुलरिटी बना के रखिए। चलो सबसे पहले आज हम क्या करते हैं, कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो था, अटल इनोवेशन मिशन ने एक लॉन्च किया था इन पार्टनरशिप विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। और क्या, कौन सा मिशन लॉन्च किया था, तो उस मिशन का नाम है आई एम क्रिस्ट। ठीक है, आई एम क्रिस्ट मतलब अटल इनोवेशन मिशन आई क्रिस्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 10 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एनविसाइज, मतलब किस चीज़ पे जोर दे रहा है, तो जो सेक्शन 10 किस पे दे रहा था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बन चुकी है अभी। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनको प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है और उनको एनफोर्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 49% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर प्रपोज एक्विजिशन बाई, किसके द्वारा एक्विजिशन करना था, तो अडानी पावर लिमिटेड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब कौन सी बॉडी थी, स्टेचुटरी थी, एग्जीक्यूटिव थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, तो ये स्टेचुटरी बॉडी थी। नेक्स्ट है, नासा प्रिजर्वेंस मिशन किसके लिए था, तो एक्सप्लोर मार्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स, जो कि नासा के द्वारा भेजा जा रहा था, तो फर्स्ट हेलीकॉप्टर कौन सा है, इंगेन्यूटी है ना, ये देख लेना, इंगेन्यूटी बोलते हैं, इंगेन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, नेम ऑफ रॉकेट यूज प्रिजर्वेशन मिशन ऑफ नासा, तो रॉकेट का क्या नाम था ये पूछा गया है, तो एटलस 5 रॉकेट का नाम था। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एंड वर्ल्ड 2020 रिपोर्टेड पब्लिश, रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। और इसके अंदर और भी थे, कौन कौन से थे आपको पता है, एक है फूड एंड एग्रीकल्चर, ये तो एक तो हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर हो गया, और दूसरा हो गया यूनिसेफ हो गया, वो भी उसके साथ था। नेक्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मतलब जो कभी प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई है उसके फर्स्ट कमिश्नर कौन थे, तो श्रीमती नदी खरे। तो ये फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। तो ये चीज़ें याद रख लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसी चीज़ें। आज के न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से 7 अगस्त, जो अगस्त का फर्स्ट वीक होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। तो आपको पता है, एक माँ और बच्चे के बीच में एक वात्सल्य का भाव होता है ब्रेस्ट फीडिंग, और दुनिया का सबसे अलग एक मतलब प्रेम का एक जोड़ी होती है जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है और बच्चा भी माँ के साथ एक यूनिटी में बन जाता है उसी समय। तो ये ऑब्जर्व कब किया जाता है,
सिंस 1992 से ये ऑब्जर्व किया जाता है टू अनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्प्रूव द बेबीज हेल्थ। तो क्या है कि माँ के जो दूध होता है ना उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाना चाहिए जब तक दूध होता है ना। तो सबसे ज़्यादा है कि बच्चे को माँ का दूध सबसे ज़्यादा गुणकारी होता है, तो माँ का दूध बच्चे को पिलाया जाना ज़रूरी है। तो इट्स प्रोवाइड हेल्थ, न्यूट्रिशनल एंड इमोशनल बेनिफिट टू मदर एंड चिल्ड्रन। तो इमोशनल भी आप जानते हो कि देखो एक बच्चा अगर उसको जान मतलब आप सोचने समझने की भी मतलब ताकत नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ को पहचान जाता है। तो वही होता है जब बच्चा माँ के साथ एक इमोशनल बॉन्ड में जुड़ जाता है, माँ की उसको बच्चे को सुगंध आने लग जाती है कि यही मेरी माँ है। तो ये एक बॉन्ड होता है एक तरह का, एक सबसे मतलब प्यारा संबंध यही होता है कि माँ और बच्चे का है। तो इस बार की थीम क्या है? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लानट। तो ये थीम याद रख लेना, 2020 की ब्रेस्ट फीडिंग वीक की है, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लानट। तो इस बार क्या डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने क्या कहा है, कॉलिंग ऑन गवर्नमेंट्स को क्या बोला है, टू प्रोटेक्ट प्रमोट एंड वुमेन्स एक्सेस टू स्किल ब्रेस्ट फीडिंग एंड काउंसलिंग एंड क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट। मतलब स्किल्ड ब्रेस्ट फीडिंग और काउंसलिंग भी करानी है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो ये क्या है, ये आगे देखते हैं। अभी क्या है स्किल्ड काउंसलिंग, क्या है कि एडवाइस एंड रीअश्योरेंस नीड टू बी न्यूरेस्ट बेबीज ऑप्टिमली। आपको पता है कि आजकल का जो टाइम है, जो आजकल एक कंपटीशन का पीरियड है, उसमें क्या है हस्बैंड और वाइफ क्या है दोनों ही जॉब करते हैं। तो जब माँ भी जॉब कर रही थी तो सबसे ज़्यादा वो क्या प्राइवेट इंडस्ट्री वगैरह में जॉब करती है ना, तो बच्चे को क्या है छोड़ के और क्या है अपने जॉब पे चली जाती है, और बच्चे को क्या है वो प्रोटीन जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, अब दूध पिलाना आजकल क्या है, छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़। तो एश्योरेंस होना है कि बेबी को न्यूरिश होना होना जरूरी है, दूध पिलाना ही पिलाना है। तो एज प्रोविजन ऑफ अननेसेसरी लिक्विड, जैसे बताया गया था कि ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो अब क्या अननेसेसरी लिक्विड दे दिया जाता है, फूड दे दिया जाता है, और जो ब्रेस्ट मिल्क के जो सब्सटीट्यूट आजकल बाजार में वो भी बच्चों को दे दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सब जब तक बच्चे को हो सके दूध पिलाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग ही होनी चाहिए। तो अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या है कि अब देख लेते हैं। तो इंडिया में क्या है, एक मेटर्निटी एक्ट जो बेनिफिट एक्ट 1961 था, उसको फिर अमेंड किया गया था 2017 में, मेटर्निटी अमेंडमेंट बिल 2017। उसमें क्या किया गया था कि एक तो मेटर्निटी लीव को बढ़ा दिया गया था 26 वीक तक। और इसमें एक चीज़ और है जो ब्रेस्ट फीडिंग से हमारे रिलेटेड है, वो पीरियड वो क्या है, अंडर द लॉ एवरी एस्टाब्लिशमेंट हैविंग 50 और मोर एम्प्लॉई, जो एस्टाब्लिशमेंट जिसमें 50 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, वो क्या है फैसिलिटी वो क्रिक करेंगे जो मतलब शिशु गृह होगा, ताकि माँ जाके अपने बच्चे को दूध पिला सके, उसका थोड़ा ख्याल रख सके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इससे क्या होता है कि एक तो महिलाएं क्या है जॉब, उनको महिलाओं का जॉब ड्रॉप नहीं होगा कि महिला जॉब करती रहेंगी और साथ साथ में बच्चों बच्चों का ध्यान रखने पाएंगी, क्योंकि एक माँ ही है जो सबसे ज़्यादा बच्चे का ध्यान रखती है। तो इससे क्या है एक ये वुमेन्स का क्या है जॉब में और देश की इकोनॉमी में क्या है हिस्सेदारी बढ़ती है, साथ साथ वो अपना भी मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है 1 अगस्त की, जो कुछ चीज़ें हैं जो आज अभी करंट न्यूज़ में नहीं है, लेकिन आपके साथ साथ अगर डे बाय डे हम याद करते चलेंगे ना, तो वो एक बार आपकी रूटीन में बन जाएगी, याद होती चली जाएगी और पुराना आपका रिकेप हो जाएगा। तो देख लेते हैं 1 अगस्त 1920, क्योंकि दो उन्नीस सौ बीस में क्या हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 को क्या है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, विथ एम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस के एम के साथ ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था। तो रीजन क्या था उस समय, क्या रोलर एक्ट लगाया गया था 21 मार्च 1919 को। तो ये क्या डेट भी आपको याद हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी है ना। तो 21 मार्च 1919 को रोलर एक्ट लगाया गया था कि अब वो एक तरह का पुलिस वाला केस था कि किसी को भी बिना किसी मतलब पुलिस की सनी देओल कहता ना मैं कोई कुछ भी नहीं करता, ना कोई चार्ज ट्रायल दूंगा, सीधा मैं एनकाउंटर करूंगा, वही बात है। तो ना कोई केस होगा ना कोई एफ आई आर होगी, आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये रोलेट एक्ट वहाँ लगा था सनी देओल जी का वहाँ पे केस, कि ना एफआईआर ना कोई मतलब वारंट, डायरेक्ट पुलिस उठाएगी और जिसको ऊपर शक होगा उसको जेल में डाल देगी। तो ये उस समय 19 में पास किया गया उसके में। और उसके बाद क्या है, जब ये रोलेट एक्ट के विरोध विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी जलियांवाला में, जब सैफुद्दीन किजलू जी हैं और उनको जब दो एक साथी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो लोगों ने वहाँ इकट्ठे होकर क्या है, बिना मतलब बिना आर्म्स वगैरह कुछ नहीं थे, उनको जाके क्या है वो जलियांवाला बाग अमृतसर में एक मीटिंग करे थे। तो वहाँ पे क्या निकलने के लिए एक ही रास्ता था, तो जनरल डायर साहब वहाँ पहुँचे और अंधाधुंध गोलियाँ शुरू करवा दी। तो ये भी नहीं बताया कि गोलियाँ हैं, क्या मीटिंग हो रही है, क्यों मीटिंग हो रही है। तो 13 अप्रैल 1919 को ये उन्होंने गोलियाँ चलवाई थी। तो उसके कॉम्प्लेक्स में ये क्या है गांधी जी ने जल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चालू किया था कि सारी की सारी जो उपाधियाँ हैं वो भी लौटा के दी गई। लेकिन जब ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था, उसके बाद ये जब ये हिंसा भड़कने लग गई और चौरी चौरा में पुलिस और जो जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके बीच में झड़प हो गई, तो क्रांतिकारियों ने क्या किया पुलिस स्टेशन को पूरे को पूरा जला दिया चौरी चौरा में। तो जब ये केस होने के बाद फरवरी 1922 में गांधी जी ने ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि ये भी आजकल के बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, जैसे अभी कोविड-19 के चलते हुए भी अभी क्या है, अभी बॉन्डेड लेबर के रूप में काम आ रहा है। काम क्या आ रहा है, मतलब बॉन्डेड लेबर के रूप में ये बहुत प्रचलित है। अभी बच्चों का जैसा एक तरह का बॉन्डेड लेबर ही हो रहा है बच्चों को। अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, बहुत सारे बच्चों को ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो फोर्स लेबर है उससे छुड़ाया गया था। तो अभी फोर्स लेबर के रूप में काम आता है। उस समय क्या था, स्लेवरी हुई थी, स्लेवरी होती थी उस समय की। अफ्रीका और एशिया के देशों को उठा के जो साउथर्न अमेरिका हो गए, इन देशों में ले जाया जाता था, ताकि जो केस क्रॉप है वो उगवाई जाती थी। तो एक सब स्लेवरी उस समय प्रचलित थी। तो बाद में क्या, 1833 में स्लेवरी का अबोलिशन किया गया। तो ये स्लेवरी अबोलिशन एक्ट 1833 ब्रिटिश हिस्ट्री में एक मतलब एक मूवमेंट था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सारे के सारे जो स्लेव्स होते हैं उन पर डिपेंडेंट थे। तो एक तरह का एक ऐतिहासिक मूवमेंट था। तो ये क्या था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो इसने क्या अबोलिश किया था स्लेवरी, जो मोस्ट जो ब्रिटिश कॉलोनीज है उसमें से जो स्लेवरी को जो अबोलिश कर दिया गया था। तो ये कब हुआ था, जब ब्रिंग 8 लाख से ज़्यादा स्लेव्स हैं, 8 लाख से ज़्यादा स्लेव्स हैं, उनको अफ्रीकन एंड कैरिबियन जो साउथ अफ्रीका है ना, उनसे छोड़ दिया गया था। कैरिबियन और साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका में भी एक मतलब वहाँ पे खुद के जो अंग्रेज आए थे और साउथ अफ्रीका में रह गए थे, और क्या वहाँ से वहाँ के लोगों को स्लेव करके वहाँ पे उनसे खेती कराने लगे थे। तो इसमें के जो कैरिबियन आइलैंड में है वहाँ पे भी लेके गए थे, और साउथ अफ्रीका अफ्रीका में भी होता है। तो ये दूसरा है ना, ठीक है, कोमा लगा देना। तो वहाँ से उनको 8 लाख से ज़्यादा स्लेव को छुड़ाया गया था। तो ये क्या है, 28 अगस्त 1833 को इसको रॉयल असेंट मिला था, जो एक्ट है, जो एबोलिशन एक्ट 1833 को। तो असेंट मिला था 28 अगस्त को, और जब ये इफेक्ट में कब आया था, 1 अगस्त को आया था। तो आज 1 अगस्त है, तो इसीलिए 1 अगस्त 1834 में ये इफेक्ट में आया था। ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, कि आपको ये याद हो गया कि जो स्लेवरी एबोलिशन एक्ट 1833 था और 1834 में ये मतलब इफेक्ट में आया था। तो ऐसी चीज़ें कभी कभी क्या है, याद हो जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, ये साइंस नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। साइन है, SIGN, साइन डील साइन किया है। तो $200 मिलियन फाइनेंशियल डील विथ रिलायंस, जो अपनी रिलायंस कंपनी है उसके साथ डील साइन की है कि बांग्लादेश में पावर प्लांट बनाना है। तो ये पावर प्लांट कहाँ बनेगा देख लेना। ये मेघना घाट नदी, जो गंगा नदी है आगे जाके मेघना, बांग्लादेश में मेघना के नाम से बोली जाती है। तो इसको क्या है, जो मेघना घाट है वहाँ पे नयारगंज डिस्ट्रिक्ट नियर ढाका। तो ये याद रख लेना कि कहाँ पे बन रहा है, मेघना घाट, नयारगंज डिस्ट्रिक्ट, ढाका के बल। एशियन डेवलपमेंट बैंक विल प्रोवाइड $100 मिलियन। पहले क्या है, एशियन डेवलपमेंट अपने में से क्या है, $100 मिलियन प्रोवाइड करेगा। जो बचे हुए $100 मिलियन क्या है, लीडिंग एशिया प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एक अलग से फंड है, उसमें से ये अलग से जो $100 मिलियन है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये दूसरा फंड कौन सा, ये देख लेते हैं। लीप क्या है, एस्टाब्लिश इन मार्च 2016, मतलब मार्च 2016 में एस्टाब्लिश किया गया था। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंसिंग फंड है, कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कराना है तो उसके साथ ये सहयोग देगा, कि अगर फंड की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो आप यहाँ से फंड यूज कर सकते हो। टू फिल फाइनेंसिंग गैप, GAP गैप, ठीक है, फाइनेंशियल गैप को फिल करने के लिए, तथा इंक्रीज एक्सेस टू फाइनेंस। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं साउथ, जो हमारा साउथ एशिया है वगैरह, एशियन डेवलपमेंट है, इसमें क्या है, जो अगर कोई प्रोजेक्ट में फंड की कमी आ रही है तो उस गैप को ये इस फंड से लीव के द्वारा हम क्या है, गैप को फिल कर देंगे। तो ये लीव आपको पता चल गया कि ऐसा ऐसा फंड बनाया गया है, लेकिन इसको फाइनेंस कौन करा है, तो ये जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है, उस फंड को क्या इसमें कंट्रीब्यूशन करती है। तो ये भी याद रख लेना, लीव में कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा किया गया है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, उसने एक MOU साइन किया इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के साथ, ITBP के साथ। टेस्ट खादी मस्टर्ड ऑयल नाउ, ठीक है, अभी आप टेस्ट कीजिए खादी का जो मस्टर्ड ऑयल है वो। तो ये क्या है, तो ये कि एक तरह का जो स्टेप है आगे बढ़ाने के लिए, कि आत्मनिर्भर भारत है उसकी तरफ। तो इसमें क्या है कि ITBP के साथ ज्वाइन किया है, कि अभी मस्टर्ड ऑयल सप्लाई किया जाएगा। आप याद रख लीजिए कि एक तो आता है जो हम ये तेल लेके आते हैं दूसरा, और एक मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल होता है, और एक जो नाम नहीं आ रहा क्या बताते हैं, एक तेल आता है सोयाबीन वगैरह का, जो रिफाइंड ऑयल, सॉरी। तो रिफाइंड ऑयल और सरसों के तेल में आप हमेशा याद रखिए, सरसों का तेल बहुत अच्छा है, रिफाइंड ऑयल आपके लीवर के लिए बहुत खराब होता है। तो जहाँ तक हो सके सरसों का तेल यूज़ कीजिए। तो इससे दो, एक तो क्या होगा, आपका हेल्थ क्या होता है वो, मतलब हेल्थ सही रहेगी, और दूसरा जो अपना आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है वो भी सही से चलेगा। तो इसमें क्या है, यूनियन होम मिनिस्टर ने पहले ही जो अमित शाह जी ने पहले ही मैंडेटरी कर दिया था कि जो स्वदेशी प्रोडक्ट हैं वो अभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की जो कैंटीन है उनमें यही जो
स्वदेशी प्रोडक्ट ही बेचे जाएंगे। तो इसे 2 दिन हो जाएंगे। जब हमें इनको टैक्स की छूट देनी है, दूसरे क्या कंट्रीयों में क्या टैक्स पे छूट रहती है, तो सबसे ज़्यादा हम करेंगे ना जो इंडियन जो प्रोडक्ट है उन्हीं को बेचेंगे। और दूसरा 2 काम हो जाता है, जिसे मैं बताया था ना हेल्थ से, जो हमारा सरसों का तेल, हम जो कच्ची घानी का तेल होता है ना, वो बहुत ही एक तरह का मतलब हेल्थ के लिए बहुत सही रहता है इन इन कंपेयर टू रिफाइंड ऑयल। ठीक है। तो ये क्या है, जल्दी से जल्दी क्या है, कच्ची घानी का तेल अभी सप्लाई होना शुरू हो जाएगा आईटीबीपी और ये सीएपीएफ की कैंटीन में। तो याद रख लेना किस किस के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है और ये आत्मनिर्भर भारत को किस तरह मतलब सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है 8 कोर इंडस्ट्रीज आउटपुट श्रिंक। जो 8 कोर इंडस्ट्री है उनका आउटपुट हुआ है श्रिंक हुआ है 15%, जो जून 2020 में। तो एक्सेप्ट फर्टिलाइजर, केवल फर्टिलाइजर को छोड़ के जो भी बची हुई 7 जो कोर जो इंडस्ट्री है उनको सभी में नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। अब आपको पता है कि फर्टिलाइजर जो, अगर खेती नहीं होती इस समय, तो अब हमारे देश में मतलब कोविड-19 के चलते बहुत बुरी हालत हो जाती, क्योंकि अभी खेती ने हर बार हमारा सहयोग दिया है और एक खेती एक तरह का मतलब बहुत ही साथ दिया है इस बार कि, और इस बार मानसून भी अच्छा, साथ साथ में मानसून भी बहुत अच्छा रहा है कि एक तो प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा अभी की बार खेती जो जो खाद्यान्न है वो बहुत अच्छी मात्रा में हुए हैं और इस बार भी मानसून अच्छा है। तो साथ साथ में क्या फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज ने तो क्या नेगेटिव में नहीं रही, और सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी नेगेटिव ग्रोथ हुई है उनमें। तो जैसे कोल की हुई 15.5%, ये थोड़ा सा आप देख लेना, इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि नेगेटिव ग्रोथ है, ये आप एक एक चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं है। तो दीज इंडस्ट्रीज अकाउंटेड 40.27% इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उनका टोटल का मिला के ये केवल 8 कंपनियां 40.27% शेयर मतलब अपनी भागीदारी है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इन 8 कंपनियों की 40.27%। तो ये याद रख लेना थोड़ा सा कि जो अपनी कृषि कृषि की जो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वही केवल मतलब नेगेटिव ग्रोथ में नहीं रही और सारी नेगेटिव ग्रोथ में रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि डिफेंस मिनिस्ट्री राइट्स, क्या है उसने राइट लिखा है लेटर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो CBFC है, उसको लेटर लिखा है कि सेज एडवाइस प्रोडक्शन हाउस है, जो भी प्रोडक्शन हाउस है वो अभी NOC, उनको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जो अगर आप आर्मी की थीम पे कुछ भी बना रहे हो, तो आपको पता है ये किस लिए क्यों हुआ है। जो एकता कपूर जी ने एक जो अपना जो ये वेब सीरीज में एक जो बनाया था कि आर्मी, जो एक डॉक्टर होती है वो आर्मी वाले की वाइफ होती है, तो वो जब वो उसका हस्बैंड चला जाता है तो उसकी यूनिफॉर्म अपने दोस्त को पहरा के फिर वो यूनिफॉर्म को फाड़ती है और फिर सेक्सुअल रिलेशन बनाती है। तो इससे क्या है, एक आर्मी वाले के सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट करते हैं, मतलब उनको आर्मी वाले को गलत तरीके से दर्शाया गया है। तो ऐसी चीज़ें नहीं है, ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तरह का प्रोटेस्ट शुरू हो गया था, तो बहुत सारी कंप्लेन की गई थी कि आप ऐसे कैसे, आप किसी, अब माना कि आपके पास जो एक राइट्स है, राइट ऑफ फ्रीडम है, एक्सप्रेशन है, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हुआ। और ऐसी चीज़ें क्या है, आजकल वेब सीरीज में बहुत चीज़ें क्या गलत भी हो रही है। जैसे अभी एक ये वर्जिन भानुप्रिया का एक जो सीरियल लॉन्च हुआ है, तो आप बताइए कि आप माना कि हर बंदे का अपना खुद का जो मतलब कोइंसिडेंस होता है कि वो राइट टू मतलब सेक्स है, कुछ भी हो, वो अपना उसकी खुद की वो पर्सनल चीज़ें हैं, वो कुछ भी करे, लेकिन आप उनको इस तरह मतलब टीवी पे दिखा दिखा के ये चीज़ें उनको एनकरेज करना, ये कहाँ तक सजा है। एक तो एजुकेशन दूसरी चीज़ होती है, उनको एनकरेज करना दूसरी चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें आप हर किसी पे वेब सीरीज बना देना, वो राइट टू एक्सप्रेशन नहीं होता है। राइट टू एक्सप्रेशन आप न्यूज़ में होता है कि आप जर्नलिस्ट को अगर किसी चीज़ को रोका जाए तो वो एक तरह की सेंसरशिप है, लेकिन सेंसरशिप के बिहाफ में आप है ना ऐसे गलत चीज़ें भी समाज में नहीं कर सकते हो। तो एक दूसरी बात, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो आप जो एक महिमा है उसको आप गिराए जा रहे हो, तो ऐसी चीज़ें, ये गलत चीज़ें हैं, समाज में गलत हो रही है राइट टू एक्सप्रेशन के चलते हुए और राइट टू फ्रीडम के चलते हुए। तो आप इसको राइट टू फ्रीडम से जोड़ के देख लेना कि ये क्या चीज़ सही है, कि ऐसी चीज़ें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। राइट टू फ्रीडम भी आपको पता है वहीं तक है कि अगर आपके फ्रीडम दूसरे के जो फ्रीडम है उनके ऊपर बाधा नहीं पड़ रही है। तो आप ये चीज़ें भी जोड़ना कि राइट टू फ्रीडम वहीं तक होता है कि जब आपके जो फ्रीडम्स हैं दूसरे के जो एरिया है, एरिया ऑफ कंसर्न में मतलब इंडल्ज नहीं हो रहे हैं उसके ऊपर और सुपरसीड नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को आप जोड़ के देख लेना आर्टिकल 19 के तहत जो राइट टू फ्रीडम है उसको। तो ये कंप्लेंट करने के बाद उनको जो लेटर दिया है, और साथ साथ में जो कम्युनिकेशन उनको भी दिया गया है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो जो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है उनको भी लेटर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन को भी ये एक लेटर दिया कि ऐसी कुछ भी अभी कोई भी चीज़ें जो होगी जो आर्मी से रिलेटेड होगी, कोई थीम कुछ भी मूवी बनेगी, तो आपको सबसे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आपको NOC लेनी है, वरना ऐसा कोई भी ब्रॉडकास्ट नहीं होगा।
तो आप इससे पक्का जोड़ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू मतलब प्रेस हो गया, सेंसरशिप हो गया, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये न्यूज़ छोटी नहीं है, इसको अगर आप बड़ी तरह के देखोगे तो बहुत बड़ी बन सकती है। नेक्स्ट न्यूज, 6.7 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 कुड सफर फ्रॉम वास्टिंग ड्यू टू कोविड-19। ये लैंसेट की रिपोर्ट आई कि लगभग 60,70,000 मिलियन चिल्ड्रंस है, सॉरी मिलियन नहीं, 60,70,000 जो चिल्ड्रंस है जो 5 साल से नीचे हैं वो अभी वास्टिंग से इफेक्ट हो सकता है। लैंसेट ने रिपोर्ट दी। तो आप वास्टिंग को पता है क्या है कि हाइट के अनुसार आपका वेट नहीं होता, ये वास्टिंग कहलाता है। और ये नॉर्मल हो गया, और ये एक दूसरा हो गया स्टंट, मतलब एज के अनुसार आपकी हाइट ना होना, वो स्टंट कहलाता है। तो अभी चाइल्ड वास्टिंग 2020 में 14.3% तक रेज हो सकती है। तो इसका रीजन क्या है, ये पेंडेमिक के चलते बहुत सारे लोगों को क्या है, एक तो खाना नहीं मिला है और उसके साथ न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर सर्विसेज भी नहीं मिली है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी कि इस कोविड-19 के चलते सबसे ज़्यादा जो कुछ बहुत से इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं जहाँ पे इम्यूनाइजेशन, जो बच्चों का जो टीकाकरण है वो रुक गया है। और टीकाकरण, अगर टीकाकरण रुक जाता है तो आपको पता है बहुत सी गंभीर बीमारियां मतलब आगे कदम बढ़ा सकती है बच्चों में। और इससे क्या है, फिर जो इन्फोर्ट मोर्टेलिटी रेट हो गई, और बच्चों की अंडर 5 से जो नीचे बच्चे हैं उनमें एक तो बहुत सारी मौतें हो सकती हैं और अलग अलग बीमारियां उनमें पैदा हो सकती हैं। और आपको पैसे भी पता है कि कोविड-19 के चलते सब कुछ मतलब बंद हो गया है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वगैरह हो गया, उसको सब कुछ मतलब बंद हो गया है। तो ऐसे चलते इनको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमें ये चीज़ें बंद नहीं करनी चाहिए। आगे जाके हमारे जो जो यूथ है उन पर गलत इफेक्ट कर सकता है। कोई बीमारी ऐसे अगर महान बीमारी फैल गई, अगर खसरा जैसी बीमारी हो गई, खसरे का अगर टीका किसी को नहीं मिला, किसी को अगर पोलियो की दवाई नहीं मिला, अभी पोलियो एरेडिकेट हो गया है लेकिन फिर भी हम ओरल पोलियो की दवाई पिला रहे हैं कि अभी भी हमें अगर डर ना हो कि कुछ ऐसा चीज़ें ना हो, तो इन चीज़ों पे मतलब गलत असर पड़ सकता है अभी। तो कोविड-19 के चलते अभी वास्टिंग पे, जो वास्टिंग भी है वो लगभग इंक्रीज हुई है 14.3%। और इसमें एक न्यूज़ में और बताया गया है कि 80% ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ वास्ट, जो बास्टर्ड नहीं यार सॉरी ये थोड़ा गलत कर दिया, वास्टेड है चिल्ड्रन, वो केवल कहाँ पे है, सब सहारन अफ्रीकन, जो अफ्रीका की सहारा के जो सब सहारन अफ्रीकन हो गई और साउथ एशियन। और इन 80% में भी सी हाफ, आधा से ज़्यादा क्या है साउथ एशिया में। अब वो साउथ एशिया में क्यों है कि साउथ एशिया में अभी क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ याद रख लेना, क्योंकि सब साउथ एशिया में हमारा इंडिया भी आता है। लेकिन इंडिया क्या है, रेगुलर से कोविड-19 के चलते हुए भी अपना मतलब चावल दाल, दाल क्या है प्रोटीन का एक अच्छा साधन होता है। तो पहले चावल और गेहूँ दिए जाते थे, लेकिन अभी उनमें पीडीएस सिस्टम के तहत दाल दाल का भी वितरण किया गया है कि एक तो जो बंदे जो जो मिग्रेटेड वर्कर्स हैं उनके बच्चे भी क्या है कि उनको कि अच्छी तरह से पोषण मिलता रहे, तो पीडीएस को। और दूसरा क्या है, वन राशन वन कार्ड, जो वन नेशन वन कार्ड का एक सिस्टम भी हुआ है कि कोई भी बंदा है वो कहीं पे भी जाके क्या राशन ले सकता है। तो जिससे कि ये जो ये न्यूट्रिशन वगैरह की है बच्चों को दिक्कत ना हो, तो टाइम पे उनको खाना मिल जाए। तो ये एक आप अच्छा इसमें स्टेप लिख सकते हो कि इंडिया ने मतलब जल्दी से जल्दी कदम उठाया, पीडीएस के चलते बहुत सारा जो मेट्रिक टन खाना है वो सप्लाई किया, तथा वन नेशन वन राशन कार्ड को भी जो एक्टिविटी है उनको जल्दी से जल्दी बढ़ाया, ताकि लोगों के पास कहीं पे भी हो माइग्रेटरी वर्कर को भी खाना मिल सके। इसके तहत केवल आधार कार्ड से जुड़े अंगूठे से बायोमेट्रिक से उनको खाना अपना मतलब ले सकते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है अभी, प्रोटेस्टिंग ए फंडामेंटल राइट, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिटी, ठीक है। तो ये मैं फिर से बोला हूँ, ह्यूमन राइट कमिटी नहीं बोला है, ठीक है। तो प्रोटेस्टिंग है जो ह्यूमन राइट है उस समय हुआ है कि कम्स एट द टाइम वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट इन सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल राइट एंड रेशियल जस्टिस। तो पॉलिटिकल राइट्स के बारे में आप बता सकता हूँ कि आप इंडिया से देख लीजिए, जैसे शाहीन बाग हो गए, उसको भी बोला जाइए। आप फिर जाइए हांगकॉन्ग में, जाइए वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही हैं। फिर अभी इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं रेगुलर। और आगे जाइए तो आप फिर कनाडा में हुए, कनाडा के बाद ये आप अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए थे 2-3 बार जगह। आपको जैसे जो अपार्थाइड के चलते वहाँ पे एक जो ब्लैक पीपल्स को जब अंग्रेज उसको क्या है एक को बंदे को मार देते हैं। तो ये एक हाथ उठा हुआ क्या है, ये जो एक जो प्रोटेस्ट होते हैं ना उसका क्या मतलब एक सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये लीडर का हाथ है कि हम प्रोटेस्ट को मतलब हमारा ये अधिकार है। तो ये बताए जाते हैं। तो ये प्रोटेस्ट को एक डेमोक्रेसी, अगर कोई देश डेमोक्रेट देश है, डेमोक्रेसी है, वहाँ पे प्रोटेस्ट होना मतलब एक तरह की डेमोक्रेसी को मतलब पावर देता है। ये नहीं है कि प्रोटेस्ट होना गलत नहीं है, एक प्रोटेस्ट और विरोध होता है वो डेमोक्रेसी में हमेशा एक देश को और पावरफुल बनाता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप हो रही है तो प्रोटेस्ट करके उसको रोका जा सकता है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोका जाता है। इसीलिए हमारे संविधान में भी प्रोटेस्ट को अधिकार दिया गया, मतलब एक अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट होनी चाहिए क्या, पीसफुल प्रोटेस्ट होती है। उसको उस न्यूज़ में इसमें भी जोड़ा गया है। उसमें क्या फंडामेंटल ह्यूमन राइट
राइट फॉर द पीपल टुगेदर, कि ये फंडामेंटल रहता है कि पीपल गेदर होंगे और जो सेलिब्रेट करेंगे तथा अपने जो ग्राइवेंसेज है उनको सबके सामने रखेंगे। एयर ग्राइवेंसेज इन पब्लिक, मतलब पब्लिक में कर सकते हैं, प्राइवेट में कर सकते हैं, स्पेस में इंडोर में कर सकते हैं, आउटडोर में सभी कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या आ जाता है कि मोबाइल के थ्रू जो ऑनलाइन बातों के थ्रू अपनी बातों को एयर कर सकते हैं। अब ऑनलाइन में बात आती है तो आपको फिर पता है इंडिया की बात याद आ जाएगी। जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर की धारा 370 हटाई गई तो उसके बाद अगस्त से लेके पिछले साल से लेके अभी तक वहाँ पे इंटरनेट बैन है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा ये क्या होता है कि कुछ भी होता है तो भाग के इंटरनेट बैन कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, छोटी सी बात हो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। तो ये भी इसमें गलत बताया गया है। तो इसमें साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट कुड नॉट प्रोहिबिट प्रोटेस्ट बाय मेकिंग जनरलाइज रेफरेंस टू पब्लिक ऑर्डर, कि आप ये नहीं कहोगे पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक सेफ्टी बार बार कह के आप प्रोटेस्ट को रोक दोगे, फिर तो मतलब हुआ ही क्या, गवर्नमेंट तो कुछ भी काम उल्टा सीधा कर देगी और क्या करेगी, प्रोटेस्ट है मतलब जनरल पब्लिक सेफ्टी ऑर्डर का नाम लेते हुए पब्लिक सेफ्टी को नाम लेंगे, पब्लिक ऑर्डर को कहते हैं, प्रोटेस्ट होने नहीं देगी। जैसे कि हालांकि जब 7th पे कमीशन में गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था कि जितने भी जो बंदे हैं उनको बोला कि अपनी अपनी ड्यूटी स्थान पे पहुंच जाओ वरना ये कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट ने किया था। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्ट अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ करोगे ना तो गवर्नमेंट का क्या है कि जो खाका सामने आएगा कि गवर्नमेंट क्या सही करी है क्या गलत करी है। ठीक है। तो नेक्स्ट ने क्या है, गवर्नमेंट कुड नॉट ब्लॉक इंटरनेट, ने ये भी कहा है, जो कमेटी ने ये भी कहा है आप गवर्नमेंट क्या है इंटरनेट को ब्लॉक नहीं करेगी और कोई भी जो वेबसाइट है उसको बंद नहीं करेगी। क्योंकि जो अगर ये रोल जो गवर्नमेंट जो इंटरनेट हो गया आजकल क्या है ऑर्गेनाइज करता है पीसफुल असेंबली। अब आप भी देख लीजिए किसी भी इंटरनेट पे ये नहीं बोला जाता चलो भाई लट्स लेके आ जाओ वहाँ पे हमें तोड़ना वोड़ना है, कुछ नहीं होता है वहाँ पे, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हो जाता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट आपकी मतलब फेल है कि वो ऑनलाइन इंटरनेट पे आप मतलब ध्यान नहीं रख पा रही है कि ऐसा काम क्या हो रहा है कि वहाँ पे भी ऐसे ऐसे मैसेज जो अनसोशल मैसेज भी फैला दिए गए। तो ये बात नहीं होती, आप ध्यान रख सकते हो कि वहाँ पे इंटरनेट पे जो आजकल सबको जल्दी से जल्दी मतलब स्प्रेड हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनेट ब्लॉक कर दोगे आप पब्लिक सेफ्टी के चलते हुए। और लास्ट पॉइंट में क्या क्या जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर है, वो क्या है उस प्रोटेस्ट को राइट को उनको उनके पास राइट होगा कि वो मॉनिटर करें और उसको डॉक्यूमेंट भी कर सकें, चाहे असेंबली को उसमें चाहे वो वायलेंट हो जाए बाद में और अनलॉफुल हो, कोई भी असेंबली हो चाहे वायलेंट हो चाहे अनलॉफुल हो, लेकिन जो एक जर्नलिस्ट होगा और ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर है उसको राइट होगा कि वो मॉनिटर करे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमेटी के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। तो ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, 18 जो एक्सपर्ट होते हैं एस्टैब्लिश बाय ह्यूमन राइट ट्रीटी, जो ह्यूमन राइट ट्रीटी के द्वारा एस्टैब्लिश किए जाते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल राइट एंड पॉलिटिकल राइट के द्वारा ये बनाई जाती है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि एक तो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से कंफ्यूज मत होना, दूसरा यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट और ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन, इनसे तीनों से ही आप कभी भी कंफ्यूज मत होता है। ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमेटी दूसरी है, तो इनका थोड़ा कभी डिटेल में बताएंगे ये क्या चीज़ें हैं, ये तीनों अलग है और ये अलग है। तो इनसे आप कंफ्यूज मत हो जाना, एक बार फिर भी आप देख लेना और कभी फिर टाइम मिलेगा तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जो थीम क्या है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है उसकी थीम क्या है। दूसरा मेटरनिटी अमेंडमेंट बिल 2017, ये क्या है, कौन से जो मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाता है, ठीक है, मतलब लेके आया था। इमीडिएट कॉज ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाई गई थी महात्मा गांधी जी 1920 में, उसका इमीडिएट कॉज क्या था, किस कारण की वजह से ये तुरंत जो महात्मा गांधी जी ने ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये साइन है यार, ये हर में साइंस आ गया, ठीक है। साइन डील विथ रिलायंस फॉर पावर प्लांट, मतलब कौन से देश में पावर प्लांट लाने के लिए डील साइन की गई है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ने एक एमओयू साइन किया है सप्लाई मस्टर्ड ऑयल के लिए, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट न्यूज है ओनली वन ऑफ द कोर इंडस्ट्री साइन, हर जगह ये अब साइंस ही हो गया। पॉजिटिव साइन मतलब साइन पॉजिटिव ग्रोथ, मतलब एक कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रियों में एक ही कोर इंडस्ट्री कौन सी है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है और सभी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमेटी बॉडी, मतलब ये कौन सी बॉडी है, क्या है ये बताना आपको। वास्टिंग क्या है, मतलब न्यूट्रिशन में वास्टिंग क्या है ये देखना है। और CBFC इन फिल्म इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट लास्ट है लीडिंग एशिया प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एस्टैब्लिश बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ, जो लीप है वो जो फंड एस्टैब्लिश किया है किसके कंट्रीब्यूशन से एस्टैब्लिश किया गया है। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। आप पूरी न्यूज़ का PDF डाउनलोड कर सकते हो skvincher.blogspot.com से, जो कि पूरे ब्लॉग के नीचे नीचे आपको इसका PDF मिल जाएगा।
आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे।